साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस का ऑनलाइन क्लास में और ये मॉर्निंग सेशन है। मॉर्निंग सेशन में 7 बजे प्रतिदिन करंट अफेयर का क्लास आता है और उसी के अंतर्गत हम लोग 8 अक्टूबर को जो भी घटनाक्रम महत्वपूर्ण है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित तथ्य है उसको याद रखने का प्रयास करें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें जो सैटरडे को नाइट में 9:30 PM में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं 8 अक्टूबर से संबंधित घटनाक्रमों को देखते हैं। पहला कि 8 अक्टूबर भारत में वायुसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है, ध्यान रखना है। और वायुसेना दिवस का आयोजन 8 अक्टूबर को होने का कारण कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और 1932 से अभी तक अगर देखें तो यह भारतीय वायुसेना की स्थापना का 88वां वर्षगांठ है। और इसी के तौर पर हम 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर भारतीय वायुसेना के युद्धक विमान, हेलीकॉप्टर सबका प्रदर्शन हुआ। MiG-21, MiG-29, मिराज, सुखोई, राफेल, चिनूक, ये सभी का बड़े तौर पर प्रदर्शन करके भारतीय वायुसेना ने अपने दमखम का परिचय दिया। तो ये ध्यान रखना है कि 8 अक्टूबर वायु सेना दिवस के रूप में आयोजित होता है प्रति वर्ष। आगे चलें तो 7 अक्टूबर का एक महत्वपूर्ण दिवस है, नाम है विश्व कपास दिवस। तो वर्ल्ड कॉटन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास वस्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जिसके तौर पर सेलिब्रेट करने के लिए 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और ये दूसरा विश्व कपास दिवस है, ध्यान रखना है। तो ये ध्यान देना है कि भारत कपास के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि सबसे बड़ा उपभोक्ता मतलब सबसे ज्यादा कपास की खपत भारत में होती है, लेकिन उत्पादन में सेकंड नंबर पर है वर्ल्ड में। ध्यान रखना है कि 7 अक्टूबर को कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने भारतीय कपास का एक पहला ब्रांड जारी किया और साथ ही लोगो भी जारी किया। ब्रांड का नाम रखना है कस्तूरी कॉटन, ये ध्यान रखना है। और कस्तूरी कॉटन ब्रांड की घोषणा किया गया भारतीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा और एक कस्तूरी कॉटन अपने सफेदी, कोमलता, इन सब के लिए विश्व में अपनी एक पहचान बनाएगा। इसी के तौर पर इसको ब्रांडिंग किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आगे चले तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक घोषणा हुई है साहित्य के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है कि हर दिन घोषणाएं हो रही है, चिकित्सा का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पहले ही हो चुका है और लिटरेचर में घोषणा हुआ जिसमें अमेरिकी कवि और येल विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर लुईस ग्लुक, ये याद रखना है, लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल 2020 का जो साहित्य का नोबेल मिला है इन्हीं को दिया गया। तो अमेरिकी कवि हैं और अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर भी है जिनको पहले भी कई साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। पुलित्जर पुरस्कार जैसा 1993 में मिल चुका है। तो कई बड़े रचनाकार हैं और बहुत बड़े बड़े अपने संकलन को प्रस्तुत किया है, जिसके चलते इनको 2020 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ध्यान रखना है, एक नियुक्ति है जिसको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर SBI, सार्वजनिक क्षेत्र का और सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक के तौर पर SBI को ध्यान दिया जाता है। और ध्यान रखना है SBI के 26वें अध्यक्ष मतलब 26 अध्यक्ष बने हैं कौन, तो दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा SBI के 26वें अध्यक्ष बनेंगे, ये ध्यान रखना है। चूंकि पिछले जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त हो गया और उन्हीं का जगह लेंगे दिनेश कुमार खारा। SBI हमने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, साथ ही भारत में सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक भी है। ध्यान रखना कि SBI का मुख्यालय मुंबई है और SBI का एक टैग लाइन है अपना, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, मतलब प्रत्येक भारतीयों का बैंक के रूप में ये काम करता है, ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नियुक्ति के तौर पर। आगे चलें तो एक बड़ा न्यूज है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ के बीच MOU पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मतलब दो संगठन, भारत का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जीव जंतुओं के बारे में पता करता है, विविधता के बारे में अध्ययन करता है, और एक
कनाडा का संस्था है इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ, जो डीएनए का बार कोडिंग करता है। हर जीव का डीएनए अलग होता है और उस डीएनए का बार कोडिंग करके एक लाइब्रेरी का निर्माण करता है कि कौन सा जीव का डीएनए क्या है, ताकि भविष्य में हम उस डीएनए का प्रयोग करके प्रजातियों को समझ सकें, प्रजातियों का अध्ययन कर सकें। कोई प्रजाति लुप्त हो जाए तो उसका सूचना हमारे पास रहे और उसको बचाया जा सके। तो इसके चलते कनाडा की संस्था इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ तथा भारत का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी देती है भारत सरकार की कैबिनेट ने। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक न्यूज है। स्टॉकहोम समझौते के अंतर्गत सूचीबद्ध 7 अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के सत्यापन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। तो स्टॉकहोम बहुत चर्चा में रहता है जलवायु पॉल्यूशन से संबंधित कार्यों में, क्योंकि दुनिया में पहला पर्यावरण पर जो सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। उसके बाद बहुत सारे हुए, पृथ्वी सम्मेलन, पेरिस समझौता होते रहे, लेकिन पहला स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम में जो भी समझौते हुए उसके अंतर्गत कुछ कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें 7 को जगह दिया गया है, और ये 7 ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म तक रह करके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्टॉकहोम ने इसको सूचीबद्ध किया कि सभी देश इस 7 कार्बनिक प्रदूषकों को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। अब इसके प्रदूषकों के सत्यापन की क्या यह प्रदूषक है या भारत में किस स्थिति में है, क्या ये जलवायु परिवर्तन में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया। तो ये ध्यान रखना है, कितना है, 7 है। और ये स्टॉकहोम समझौते के अंतर्गत शामिल 7 प्रदूषक हैं। आगे चलें तो साइबर स्पेस जो इंटरनेट का क्षेत्र है, बहुत व्यापक, बहुत दुनिया में आज सारी चीजें इंटरनेट पर चल रही है, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है। साइबर क्राइम भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, फ्रॉडिंग भी हो रहा है, अपराध भी हो रहे हैं, साथ ही डेवलपमेंट का काम भी इंटरनेट से हो रहा है। तो इन सब को ध्यान में रख करके साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य तथा सहयोग के लिए कि ज्यादा हम काम कर सकें, विकास कर सकें, इसके लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ, ये ध्यान रखना है। तो साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग और कार्य को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान एक साथ आए हैं और दोनों मिलकर के इस क्षेत्र में सहयोग करेंगे और आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे ये समझौते के द्वारा। तो ध्यान रखना है, 2 देश भारत और जापान। तो यही था आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। साथ ही शाम में क्वेश्चन आवर होता है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, कोई भी इसको छोड़े नहीं। क्वेश्चन का लेवल इजी टू एडवांस लेवल सभी तरह का रहता है। आगे समय में क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।